गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर तक में हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे और गैल्वेनिक सेल में हम लोग पढ़े थे कि गैल्वेनिक सेल फंक्शन कैसे करता है। उसमें हम आपको यह भी बताए थे कि कौन सा हमारा कैथोड है, कौन सा एनोड है, कैसे डिसाइड करेंगे, चार्ज ऑन कैथोड एनोड कैसे डिसाइड करेंगे, साथ में उस फंक्शन कैसे करेगा, मतलब किधर से किधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, करंट कौन से डायरेक्शन में हमारा ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद हम आपको पोटेंशियल का भी केस बताए थे कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। दैट पोटेंशियल इज बेसिकली द डिफरेंस इन दैट पोटेंशियल इज बेसिकली कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंस हमारा इलेक्ट्रोड दो टाइप का था तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो टाइप का था, हम लोग पढ़े थे। एक था हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा था हमारा कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इतना तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ भी चुके थे। बाकी अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसको निगेटिव कर देंगे। बाकी अगर कोई भी पोटेंशियल लिखा हुआ है तो उसको कैसे पहचानेंगे कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है आपको, सपोज कीजिए ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, लिखा हुआ है आपको Cu2 प्लस दैट इज इन एक्वस, दैट इज इन सॉलिड, कुछ भी इस टाइप से। तो आपको एक पता कैसे चलेगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिडक्शन, तो चेक कर लेंगे हमारा Cu यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। दैट मीन्स ये हमारा कौन सा पोटेंशियल लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। +2 से अगर इधर की तरफ लिखा हो रहा था दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। आई बात समझ में ना, तो आसानी से आप पहचान सकते हो। और किसी इलेक्ट्रॉन का आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मालूम है या रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसका अपोजिट, जैसे ऑक्सीडेशन मालूम है तो रिडक्शन हम लोग उसका नेगेटिव साइन कर देंगे, अगर रिडक्शन मालूम है तो ऑक्सीडेशन उसका क्या कर देंगे, रिवर्स साइन कर देंगे। आई बात समझ में। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। अभी हम लोग वही जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पढ़े थे तो उसी में हमारा एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, तो वो हम लोग देखते हैं। नाउ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। नाउ इट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट। किस चीज़ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई भी हाफ सेल है, सपोज कीजिए इसमें कोई भी आयन है मेटल का, सपोज कीजिए कि M2+ आयन है इसमें, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इसमें इसी मेटल का हमारा रॉड लगा हुआ है, दैट इज M, ठीक है, इसी मेटल का रॉड है हमारा। दिस इज हाफ सेल। नाउ अगर इस हाफ सेल में हम लोग अगर देखेंगे ये पोटेंशियल हमारा कैसे, नाउ तो अब देखिए अगर इस हाफ सेल का हम लोग पोटेंशियल लिखें, सपोज कीजिए कि लिखते हैं E M2+, मतलब M से चला गया M2+ है, दैट मीन्स ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये नॉट नहीं लगा हुआ है, मतलब दिस इज नॉर्मल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब सीधा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, दैट इज नॉर्मल। और कौन सा वाला पोटेंशियल है इस केस में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्लियर। लेकिन यही कोई भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, या इसका उल्टा लिख देंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अगर हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैलकुलेट करें, एंड व्हाट इज आवर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन आप जानते ही होंगे, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी हम लोग सिस्टम का कैलकुलेट करेंगे एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एंड स्टैंडर्ड कंडीशन हमारा बेसिकली है क्या, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारा प्रेशर जो होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 1 atm, क्लियर। टेम्परेचर जो होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 298 केल्विन, वेयर एज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, की जो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए हमारा, दैट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट शुड बी 1 मोलर, यूनिट होना चाहिए। आई बार समझ में, दैट शुड बी 1 मोलर। तो इस कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब इस तीन चीज़ पे अगर किसी भी हम लोग हाफ सेल का अगर हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं, तो दैट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज बेसिकली कॉल्ड कौन सा वाला पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। मतलब इस केस में अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन वाला सब पूछ के तो लिखेंगे E0 M2+। अभी भी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। बट दिस इज आवर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कहने लिखा हुआ ही है, मतलब समझ जाना है कि यह कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट कितना होगा, 1 मोलर होगा, क्लियर। आई बात समझ में, ठीक है। बट यहाँ पे कंसंट्रेशन हमारा कुछ भी हो सकता है, 0.1 मोलर, कुछ भी 0.5 मोलर, 0.8 मोलर, 5 मोलर, 10 मोलर, कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में, बट 1 मोलर नहीं होगा। अगर हो भी जाएगा तो ये ई हमारा किस में कन्वर्ट कर जाएगा, स्टैंडर्ड वाले में कन्वर्ट कर जाएगा। होप आपको बात समझ में
आई होगी। तो इट इज सिंपली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज नथिंग, इट इज द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल calculated at standard condition, कैलकुलेटेड एट स्टैंडर्ड कंडीशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन है क्या हमारा ये, तो अगर इस कंडीशन पे किसी भी इलेक्ट्रॉन का हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे तो दैट पोटेंशियल विल बी बेसिकली कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, रिप्रेजेंट करेंगे ई नॉट से। आई बात समझ में ना, क्लियर। हम आपको पिछले लेक्चर में ही बताए थे कि जनरली हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, हर केस में हम लोग कौन सा पोटेंशियल यूज़ करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसका वैल्यू सपोज कीजिए कि हमारा आया 1 वोल्ट, ठीक है। हम लोग यूज़ हमेशा जनरली रिडक्शन वाला करते हैं, तो रिडक्शन वाला यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ई नॉट M2 + 2M, देखिए उल्टा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में, मतलब ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेसिकली, क्लियर। और इसका वैल्यू अगर ऑक्सीडेशन का 1 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1 वोल्ट। आई बात समझ में। तो ये हो गया बेसिकली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैलकुलेटेड एट स्टैंडर्ड कंडीशन, क्लियर। एंड स्टैंडर्ड कंडीशन इज दिस। अभी देखिए यही जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, सिंस हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को ही हमेशा ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो अभी के टाइम में नाउ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, अभी के टाइम में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को हम लोग रीनेम कर दिए हैं, इसका नाम हम लोग चेंज कर दिए हैं, एंड द नेम इज रीनेम्ड एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कौन सा वाला पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यूज़ हम लोग कौन सा वाला पोटेंशियल हमेशा करेंगे, रिडक्शन वाला, इसलिए इसका नाम हमें चेंज करके क्या कर दिया गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको अगर शॉर्ट में बोले तो SRP, शॉर्ट में बोलते थे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, SRP वैल्यू। आई बात समझ में। तो स्टैंडर्ड मतलब सिंपली कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैलकुलेट किया हो, आपको बात समझ में आई होगी ना। नेक्स्ट टर्म इज पॉज कर करके आप कॉपी करते जाओगे। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सेल पोटेंशियल। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, क्लियर। अब देखिए कोई भी गैल्वेनिक सेल है, सपोज कीजिए कि हम लोग एक गैल्वेनिक सेल को ड्रॉ करते हैं, तो दिस इज आवर वन कंपार्टमेंट, दिस इज द अनदर कंपार्टमेंट, इसमें ये इलेक्ट्रोड, इसमें ये इलेक्ट्रोड, इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए वोल्ट मीटर से, इसको वायर से, इसमें इलेक्ट्रोलाइट लिए हुए हैं, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट लिए हुए हैं, साल्ट ब्रिज से हम लोग जोड़ दे रहे हैं, दिस इज बेसिकली द साल्ट ब्रिज, क्लियर। आई बात समझ में। हम लोग देखे थे जैसे मान लीजिए उसी केस की बात करें जिंक वाला का डैनियल सेल का, दैट इज Zn2+, इट इज़ बेसिकली Zn, इट इज कॉपर का आयन इसमें रहेगा, मतलब कॉपर का साल्ट, और ये किस चीज़ का हो गया, कॉपर का हो गया। उस केस में हम लोग पढ़े भी थे कि जिंक हमारा बेसिकली क्या है, जिंक इज बेसिकली एनोड, क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन होता है। हमारा कॉपर क्या है, कैथोड, क्योंकि हम लोग गैल्वेनिक सेल जब भी ड्रॉ करते हैं तो कैथोडिक कंपार्टमेंट राइट में ड्रॉ करते हैं। आपको बताया था कि कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज, इस जिंक एनोड पे हमारा कौन सा चार्ज होता है हमेशा गैल्वेनिक सेल में, एनोड पे हमेशा निगेटिव चार्ज। हम आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन ये होता है, जबकि करंट के फ्लो का डायरेक्शन इसका रिवर्स होता है। अब देखिए तो ये तो हम लोग अभी हाफ सेल का, आधा सेल का हम लोग पोटेंशियल पढ़ रहे थे। अब कोई भी एक पूरा गैल्वेनिक सेल ये है हमारा, तो ये पूरा सेल है, तो गैल्वेनिक सेल होता है क्या चीज़ है, जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मतलब हम लोग कुछ वोल्टेज सप्लाई करें, तो ओवरऑल सेल का कुछ ना कुछ हमारा वोल्टेज होगा कि नहीं होगा। तो द पोटेंशियल ऑफ द सेल या द वोल्टेज दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द सेल, मतलब जितना इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को एक सेल हमारा दे रहा है, दैट इज बेसिकली हमारा कौन सा पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। विच पोटेंशियल, दैट पोटेंशियल इज बेसिकली सेल पोटेंशियल। क्लियर, आई बात समझ में। अब देखिए ये सेल पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये सेल पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। अब देखिए पहले तो ये हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि इस दोनों कंपार्टमेंट में से, जो कि ये हमारा एनोडिक कंपार्टमेंट है एंड दिस इज आवर कैथोडिक कंपार्टमेंट, तो इन दोनों कंपार्टमेंट में से मेरा हायर कंसंट्रेशन पे, सॉरी हायर पोटेंशियल पे कौन है, तभी ना हम लोग डिफरेंस इन पोटेंशियल निकालेंगे एक्चुअल में। तो जो सेल पोटेंशियल होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉड के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो इट इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉड के बीच का जो पोटेंशियल होता है, इट इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉड्स के बीच का जो हमारा
पोटेंशियल का इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन किसमें से किसको माइनस करेंगे वो आपको भी बताते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है, एक हमारा एनोड एक हमारा कौन सा कैथोड, तो उन दोनों के पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द सेल पोटेंशियल। उतना ही रिजल्टेंट वोल्टेज हम लोग को सेल के द्वारा मिलेगा जितना उन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। अब देखिए करंट का फ्लो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हो रहा है। करंट का फ्लो अगर हमारा कैथोडिक कंपार्टमेंट से एनोडिक कंपार्टमेंट में हो रहा है तो किसी भी चीज़ का जनरल फ्लो कैसे कहाँ से होता है, हमेशा हायर कंसंट्रेशन से या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। जैसे वाटर का लेवल एक लेवल यहाँ है, वाटर का एक लेवल यहाँ है, तो हमेशा यही लेवल वाला वाटर इधर से इधर फ्लो करके आएगा, ये तो नेचुरली इधर से उधर फ्लो करके जाने वाला नहीं है। करंट अगर कैथोडिक कंपार्टमेंट से एनोडिक कंपार्टमेंट की तरफ मूव कर रहा है दैट मीन्स जो कैथोडिक कंपार्टमेंट है दैट इज एट हायर पोटेंशियल। अरे हाँ या नहीं, हमेशा होगा, ये हायर पोटेंशियल है क्योंकि किसी भी चीज़ का जनरल टेंडेंसी होता है हायर से कहाँ की तरफ मूव करना, लोअर की तरफ मूव करना। तो इधर में अगर हमारा कैथोडिक कंपार्टमेंट से एनोडिक कंपार्टमेंट की तरफ करंट फ्लो कर रहा है दैट मीन्स कैथोडिक कंपार्टमेंट में हमारा पोटेंशियल कैसा है, हायर, मतलब इस कैथोड का जो पोटेंशियल होगा दैट वुड बी हायर। वेयर एज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है मतलब एनोडिक कंपार्टमेंट का हमारा पोटेंशियल कैसा होगा, लोअर। कैसा पोटेंशियल होगा, लोअर होगा। आई बात समझ में, क्लियर, समझ में आई बात। तो इतना तो हम लोग को पता चल ही गया कि हमारा कैथोडिक कंपार्टमेंट का पोटेंशियल ऑलवेज हाई होगा, एनोडिक कंपार्टमेंट का पोटेंशियल ऑलवेज लेस होगा, तभी हमारा करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर इसका पोटेंशियल हाई होता है तो करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब ये जो सेल पोटेंशियल होता है जिसको हम लोग फिर से रिप्रेजेंट करेंगे ई सेल, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग के इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल का डिफरेंस, कौन सा हमारा इलेक्ट्रोड हायर पोटेंशियल पे है दैट मीन्स कैथोड, और हमारा कौन सा लोअर पोटेंशियल पे है दैट मीन्स एनोड। मतलब हम लोग कैथोड में से पोटेंशियल किसका माइनस करेंगे, एनोड का, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, सेल। और कौन सा वाला पोटेंशियल हमेशा माइनस करेंगे, तो हमेशा कौन सा वाला पोटेंशियल माइनस करेंगे, तो हमेशा उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स ई सेल इट इज इक्वल टू द ई रिडक्शन, मतलब कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका, कैथोड, ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ओनली, हम लोग ऑलवेज यूज करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, ई रिडक्शन ऑफ एनोड। इसका देखिए और भी फार्मूला हम लोग जनरेट कर सकते हैं बट ये इजीएस्ट फार्मूला है, हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। ई सेल इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द रिडक्शन पोटेंशियल बिकॉज कैथोड इज एट हायर पोटेंशियल दैट इज एट लोअर पोटेंशियल। इसमें से इसका पोटेंशियल माइनस करेंगे और कौन सा वाला पोटेंशियल, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल। आई बात समझ में, कौन सा वाला पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, क्लियर। तो ई सेल इट इज इक्वल टू ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हमेशा हम लोग सेल का पोटेंशियल इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। ये तो नॉर्मल पोटेंशियल आ गया सेल का। अगर हम लोग स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाले सेल का दैट मीन्स ई नॉट सेल अगर निकालना पड़ेगा तो कुछ नहीं है भाई, स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो ये भी स्टैंडर्ड वाला ले लेंगे, ये भी स्टैंडर्ड वाला ले लेंगे। तो ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन, मतलब इसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन वाला ऑफ किसका, एनोड। सिंपल, आई बात समझ में। तो ये हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकल गया। दिस इज बेसिकली ई नॉट सेल यूजुअली कॉल्ड, स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैलकुलेट किया था, दिस इज बेसिकली स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। जबकि ऊपर वाला हमारा कैसा पोटेंशियल है, इट इज नॉर्मल सेल पोटेंशियल। आई बात समझ में। किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। आई बात समझ में ना। चलिए देखिए, होगा आपको बातें समझ में आ रही होगी। हम एग्जाम्पल भी करेंगे ऑब्वियसली सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। उसके पहले हम लोग लिख लेते हैं ईएमएफ। ईएमएफ यूजुअली कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिजिक्स में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज है, इसको आप लोग यूज़ करके बहुत सारा कैलकुलेशन भी करोगे पोटेंशियल सब निकालने में। ईएमएफ एक्चुअल में है क्या, देखिए तो हम लोग हमेशा जो कैलकुलेट करते हैं सेल का जो पोटेंशियल है दैट इज ऑलवेज द ईएमएफ। ईएमएफ ही कैलकुलेट करते हैं। ईएमएफ
इट इज़ अ सेल पोटेंशियल, सेल का पोटेंशियल तब जब हमारा ये जो अंदर का सेल है, मतलब ये जो सेल है ये खुद में कोई करंट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, मतलब ये कोई करंट को या कोई वोल्टेज को ये अपने अंदर में क्या करेगा, कंज्यूम नहीं करेगा। तो जो वोल्टेज हमारा बच गया दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। तो ईएमएफ इज नथिंग, इट इज सिंपली द पोटेंशियल ऑफ द सेल व्हेन नो एनी करंट इज ड्रॉन इनसाइड द सेल। किसी सेल के थ्रू कोई भी हमारा करंट फ्लो, मतलब इसके अंदर कोई भी करंट यूज़ नहीं हो रहा है या कोई भी वोल्टेज यूज़ नहीं हो रहा है, तो जो वोल्टेज हमारा इधर से सीधा सिर्फ सप्लाई हो रहा है दैट वोल्टेज इज बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इट इज द पोटेंशियल, it is the potential of the cell when no any current is drawn through the cell। मतलब सेल के अंदर से जब कोई भी हमारा करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहीं से करंट फ्लो हो रहा है, तब जो हम लोग वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे दैट इज ऑलवेज ईएमएफ। और ये सब जो वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग ईएमएफ ही कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही कैलकुलेट कर रहे हैं। आई बात समझिए, फोर्स मतलब वो वोल्टेज ही है हमारा। क्लियर? चलिए अब देखिए एग्जाम्पल जैसे हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कैसे निकालेंगे सेल का पोटेंशियल, समझना इस चीज़ को ज़रूरी है क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए कि आपको यही सेल दिया हुआ है, सपोज एक सेल ये दिया हुआ है, ठीक है। इस केस में वही दिया हुआ है Zn2 प्लस और इस केस में दिया हुआ है Cu2 प्लस, राइट। इसमें जिंक का इलेक्ट्रोड है, इसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड है, वोल्टमीटर के थ्रू जुड़ा हुआ है, अंदर में साल्ट ब्रिज भी है, जो भी है ब्ला ब्ला सारा कुछ दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है E0 Zn2 प्लस, इट इज सपोज कीजिए x वोल्ट, हम लोग आर्बिट्रेरी कुछ भी मान के चलते हैं। ऐसे ये जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है उसका हम लोग का बुक में चार्ट दिया हुआ रहता है कि किसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना होगा नहीं होगा, तो वो हम लोग को चार्ट देखना पड़ेगा, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता है, बट अभी हमको याद नहीं है, एक्चुअल में याद है बट हम लोग ऐसे ही आर्बिट्रेरी कुछ भी मान लेते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है Cu2 प्लस टू Cu y वोल्ट। आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैलकुलेट E0 सेल, इस सेल का E0 को कैलकुलेट कीजिए आप, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मतलब सेल का रिप्रेजेंटेशन आपको किया हुआ है। आपको E0 Zn2 प्लस दिया हुआ है, तो पहले तो चेक कीजिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन, क्योंकि E0 सेल जो होता है, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि E0 सेल इट इज ऑलवेज इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ किसका, एनोड, ऑलवेज यही होता है, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब ये देखिए ये LHS में लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में ये दिया हुआ है, मतलब ये क्या हो गया, एनोडिक कंपार्टमेंट। ये राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका, कौन सा कंपार्टमेंट, कैथोडिक कंपार्टमेंट। मतलब कैथोड है आपका कॉपर, मतलब दिस इज कैथोड, पता चल गया आपको। तो सेल बना हुआ रहेगा तो उससे पता कर लेंगे कि आसानी से कि कौन कैथोड है कौन एनोड। और ये जिंक हमारा LHS में, मतलब ये एनोड, राइट। अब देखिए एनोड का कौन सा वाला पोटेंशियल लिखा हुआ है, तो यहाँ जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिंक 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, मतलब ये जिंक का कौन सा वाला पोटेंशियल हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो एनोड का ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर, हम लोग को एनोड का कौन सा वाला पोटेंशियल लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका पहले तो रिडक्शन पोटेंशियल हम निकालेंगे नाउ। तो E0 रिडक्शन वाला का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, Zn से Zn2 प्लस, इज ऑक्सीडेशन, रिवर्स कर देंगे तो रिडक्शन, तो Zn2 प्लस 2 Zn,
ये हो गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज x, तो रिडक्शन पोटेंशियल विल बी -x वोल्ट। एनी कंफ्यूजन? होप आपको नहीं होगी। ये कैथोड है, कैथोड का ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 0, तो +2 से 0 मतलब कौन सा वाला पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घट रहा है, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है। तो चलिए कैथोड का तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया ही हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू पुट कर देना सिंपली। अगर कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, तो कैथोड कौन सा है हमारा? ये, तो ये लिखेंगे E0, कैथोड है कॉपर वाला, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल मतलब Cu2 + 2Cu, अरे हाँ या नहीं, +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड मतलब Zn2 + 2 Zn, तभी तो ये रिडक्शन हो गया +2 से 0। अब इन दोनों का वैल्यू तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। E0 Zn2 + 2 Zn का वैल्यू -x, E0 Cu2 + 2 Cu का वैल्यू y, तो इसका वैल्यू हो गया y, एक और माइनस, और E0 Zn2 + 2 Zn का वैल्यू कितना हो गया? -x, तो -x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? y माइनस प्लस, तो y + x इतना वोल्ट। ये किसका हमारा आ गया? सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ गया। क्लियर? आई बात समझ में? अरे आई बात समझ में? चलिए मान लीजिए दूसरा सेल दिया हुआ है, दूसरा सेल दिया हुआ है, चलिए देखिए, सपोज कीजिए किधर दिया हुआ है आपको M2+ और ये M का रॉड है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको N2+ और ये N किसी मेटल का रॉड है, ठीक है। आपको सेल का पोटेंशियल कुछ यूँ दिया हुआ है, E0 M2+ इट इज़ 0.6 वोल्ट and E0 N2+ इट इज़ 0.7 वोल्ट, ठीक है। आपको ये दिया हुआ है, यहाँ 0.76 नहीं मान रहे, कुछ भी मान लीजिए XYZ, कुछ भी थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्योंकि जब हम लोग एग्जैक्ट पता रहता है तब हम लोग निकाल सकते हैं। तो इट इज सपोज कीजिए x वोल्ट एंड इट इज़ y वोल्ट ना। हम लोग को चाहिए E0 सेल निकालना है, तो E0 सेल इट इज ऑलवेज इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड। कैथोड है कौन बेसिकली? तो N वाला। एनोड है कौन बेसिकली? तो M वाला। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का कैथोड का लिखेंगे तो इट विल बी E0 रिडक्शन वाला लिखेंगे, मतलब N2+ N में कन्वर्ट होगा, तभी तो रिडक्शन हुआ +2 से 0। इसका मतलब ये हो गया N2+ 2N, इसका माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का लिखेंगे तो रिडक्शन लिखना है, मतलब +2 से 0, मतलब इसको लिखेंगे E0 M2+ 2M। अब देखिए E0 N2+ 2N दिया हुआ है, नहीं N2 दिया हुआ है, तो निकाल सकते हैं हम लोग E0 N2+ 2N, इसको रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा -y वोल्ट। और हमारा दूसरा चाहिए E0 M2+ 2M, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ M, तो M2+ 2M मतलब इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, तो E0 M2+ 2M रिवर्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -x वोल्ट। क्लियर? वैल्यू पुट कर देंगे E0 N2+ 2N कितना है? -y माइनस E0 M2+ 2M दैट इज -x, दैट इज -x, इतना वोल्ट। सॉल्व करेंगे तो इट विल -y + x वोल्ट, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं x - y वोल्ट। आंसर। होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो अगर कोई भी पोटेंशियल दिया हुआ है उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, यूज़ कौन सा करना है? रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा यूज़ कौन सा करना है? दैट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करना है हम लोग को। तो रिडक्शन पोटेंशियल जैसे ही यूज़ करना है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करना है, तो उस केस में अगर ऑक्सीडेशन दिया हुआ है तो कन्वर्ट कर लेंगे रिडक्शन में, अगर रिडक्शन दिया हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं है। सारा कुछ चीज़ करने से पहले हम लोग तो पहले पहचानेंगे कि कैथोड कौन है और एनोड कौन है। तो अगर हम लोग को डायग्राम दिया हुआ है तो आसानी से पहचान में आ जाएगा कि राइट वाला कैथोड, लेफ्ट वाला कौन सा है
एनोड। लेकिन अगर डायग्राम नहीं दी करके सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ रहेगा तब कैसे पता करेंगे कौन कैथोड कौन एनोड, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग सेल का पोटेंशियल डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि सेल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, देन उसके केस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना। नाउ सेल रिप्रेजेंटेशन, कि कोई भी गैल्वेनिक सेल है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन देखिए आसान है, कोई बड़ा इसमें चीज़ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यही गैल्वेनिक सेल था हमारा, इसका कंसंट्रेशन सपोज कीजिए सॉल्यूशन है तो उसका कुछ ना कुछ मोलैरिटी होगा। कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी हम लोग कंसीडर करेंगे हमेशा। सपोज कीजिए कि Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है C2 फिलहाल, और यहाँ पे हमारा ये जिंक का इलेक्ट्रोड है। सॉलिड का तो कोई कंसंट्रेशन नहीं होगा, रॉड है तो, लेकिन इसका यहाँ पे सॉल्ट है तो इसका भी कंसंट्रेशन दिया होगा, सपोज कीजिए C1 दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। देखिए इधर आसान है सेल रिप्रेजेंटेशन, इस सेल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखिए ऑलवेज जब भी सेल रिप्रेजेंटेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमेशा सबसे लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे लेफ्ट मतलब कौन से कंपार्टमेंट से हमेशा स्टार्ट करेंगे, एनोडिक कंपार्टमेंट में, और किसकी तरफ मूव करेंगे, कैथोडिक कंपार्टमेंट। तो ऑलवेज लेफ्ट से राइट की तरफ हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले जैसे ही यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग को इलेक्ट्रोड मिला, तब ना इलेक्ट्रोलाइट आया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड मिला, किस चीज़ का इलेक्ट्रोड मिला, जिंक का इलेक्ट्रोड मिला। तो जिंक लिख देंगे कौन से स्टेट में, रॉड है तो सॉलिड स्टेट में, क्लियर। अब जैसे जैसे ये सॉलिड, अब जैसे ही इस केस में आया तो यहाँ पे जिंक हमारा क्या चीज़ मिला, जिंक का यहाँ पे सॉल्यूशन है, मतलब कोई भी सॉल्ट होगा हमारा वाटर में डिजोल्व, इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक्वस सॉल्यूशन हमारा, तो ये हमारा एक्वस स्टेट, मतलब ये लिक्विड स्टेट, ये कौन सा स्टेट, सॉलिड स्टेट। तो जैसे ही फेज चेंज होगा, मतलब एक फेज से दूसरे फेज पे आएंगे तो एक स्लैश देंगे, कितना स्लैश देंगे, 1 स्लैश, क्लियर। आई बात में डिफरेंट फेजेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल स्लैश। तो यहाँ से सॉलिड से जैसे लिक्विड में एक स्लैश दे दिए। अब इस रॉड के बाद मूव किए तो क्या आ गया हमारा, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आ गया, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, तो Zn2 प्लस इलेक्ट्रोलाइट, तो Zn2 प्लस। कंसंट्रेशन उसका दिया हुआ है हमारा कितना, C1, तो पुट कर देंगे उसका ब्रैकेट में कंसंट्रेशन C1, ठीक है। ये हाफ सेल हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए। अब आ गया साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज, तो साल्ट ब्रिज को हम लोग ऑलवेज रिप्रेजेंट करेंगे डबल स्लैश, किस चीज़ से, डबल स्लैश से। नाउ साल्ट ब्रिज के बाद अब हमारा क्या आ गया, Cu2 प्लस, तो Cu2 प्लस आ गया सबसे पहले। तो पहले फिर से लिख देंगे Cu2 प्लस, और अच्छे से लिखना चाहते हो तो आप इसको एक्वस भी लिख सकते हो क्योंकि ये सोल्यूशन है। तो Cu2 प्लस एक्वस, और फिर से इसका कंसंट्रेशन, तो इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, C2, मतलब 1 मोलर 2 मोलर जो भी दिया होगा। फिर से ये लिक्विड स्टेट, फिर आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे रॉड आ गया, इलेक्ट्रोड सॉलिड स्टेट में, मतलब फिर से फेज चेंज हो गया, मतलब फिर से सिंगल स्लैश, क्लियर। देन आ गया क्या चीज़, कॉपर। कॉपर हमारा रॉड है, मतलब कैसा स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में हो गया। दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेल, एंड दिस सेल इज बेसिकली कॉल्ड डैनियल सेल। ये कौन सा सेल है हमारा, अरे डैनियल सेल ही है ना, तो ये उसका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। आई बात समझ में, अरे आया नहीं आया समझ में, होप आपको बातें समझ में आई होगी। ये हम लोग आयन के फॉर्म में लिखे हैं, तो दिस इज द आयनिक सेल रिप्रेजेंटेशन। कैसा सेल रिप्रेजेंटेशन, आयनिक सेल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द
आयनिक सेल रिप्रेजेंटेशन, ये आयनिक सेल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे Zn2+ को छोड़ करके यहाँ पे ये पूरा मॉलिक्यूल ही दिया हो रहा था कि इस केस में ZnSO4 है, इस केस में Cu2+ नहीं दे करके CuSO4 है। तो हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन फिर से कर सकते थे, कंसंट्रेशन दिए हुए हैं। सबसे पहले जिंक, तो सबसे पहले जिंक कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड से फिर लिक्विड में आ गया मतलब सिंगल स्लैश। देन जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट कौन से स्टेट में, एक्वस स्टेट में, कंसंट्रेशन कितना C1। नाउ साल्ट ब्रिज तो डबल स्लैश। देन हमारा कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 कौन से स्टेट में, एक्वस स्टेट में, कंसंट्रेशन इसका C2 दिया हुआ है तो कंसंट्रेशन C2। फिर हमारा फेज चेंज हो गया, लिक्विड से सॉलिड सिंगल स्टेट मतलब सिंगल स्लैश, देन कॉपर सॉलिड। तो इस केस में हम लोग पूरा मॉलिक्यूल लिए हैं, तो दिस इज विच रिप्रेजेंटेशन, दिस इज बेसिकली मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन। कैसा रिप्रेजेंटेशन है ये, मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन। आई बात समझ में, होप आपको बातें समझ में आई होगी कि इस टाइप से हम लोग सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये चीज़ हम लोग को पता चल गया कि डिफरेंट फेजेस इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब पॉइंट अगर हम लोग लिखना चाहें तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि डिफरेंट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लैश। अगर फेज हमारा डिफरेंट हो जाएगा तो स्लैश से रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं पे अगर फेज कहीं पे मान लीजिए चेंज नहीं होगा, जो हम आपको बताएंगे कुछ केसेस में, सेम फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉमा। अगर सेम फेज है तो उसको कॉमा से रिप्रेजेंट कर देंगे। एंड थर्ड वन इज बेसिकली साल्ट ब्रिज, तो साल्ट ब्रिज अगर होगा तो साल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल स्लैश। सिंपल, इसी तीनों को हेल्प करेंगे हम लोग। साथ में और क्या क्या लिखेंगे, तो साथ में जो चीज़ सॉलिड है तो सॉलिड, जो चीज़ एक्वस स्टेट में है तो एक्वस स्टेट में, साथ में अगर एक्वस स्टेट में है तो उसका कंसंट्रेशन को भी लिखते हम लोग चले जाएंगे। आई बात समझ में, तो होप आपको बात समझ में आई होगी। हम लोग जैसे देखिए मान लीजिए कोई दूसरा सेल है, हम लोग आयनिक रिप्रेजेंटेशन ही ज़्यादा करते हैं क्योंकि उसी का यूज है। मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब है, आयन का ही हम लोग को ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे अगर आपको सेल कोई दिया हुआ है, कॉपर नाइट्रेट का ये सोल्यूशन है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। यहाँ पे हमारा ये सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है AgNO3 और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.5 मोलर और यहाँ पे ये सिल्वर का इलेक्ट्रोड है। इस सेल को रिप्रेजेंट करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी इजी, आसानी से सेल रिप्रेजेंट हो जाएगा। फिर से लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, मतलब एनोडिक कंपार्टमेंट। सबसे पहले आया कॉपर, देन कॉपर रॉड है मतलब सॉलिड स्टेट में, सॉलिड से लिक्विड में आ गया सिंगल स्लैश। नाउ कॉपर नाइट्रेट मतलब कॉपर यहाँ पे आयन के फॉर्म में है, तो कॉपर नाइट्रेट मतलब Cu2+, कौन से स्टेट में, ऑब्वियसली एक्वस स्टेट में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है तो एक्वस स्टेट में ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट हम लोग पढ़े थे कि एक्वस या फिर मोल्टेन स्टेट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ये हमारा एक्वस स्टेट में। नाउ इसका कंसंट्रेशन बगल में लिखेंगे तो कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.1 मोलर, दैट मीन्स 0.1 मोलर। नाउ साल्ट ब्रिज दैट मीन्स डबल स्लैश, दैट इसके बाद AgNO3 मतलब Ag पे प्लस चार्ज, कौन से स्टेट में, एक्वस स्टेट में, इसका कंसंट्रेशन कितना 0.5 मोलर, तो 0.5 मोलर। देन हमारा फिर से सॉलिड आ गया सिंगल स्लैश Ag, कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर, नहीं आई बात समझ में, होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। आसान है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इस टाइप से हम लोग सेल को आसानी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर सेल का डायग्राम दिया हुआ है तो सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, या फिर अगर मान लीजिए कि ठीक है हम आपको बोले सेल तो रिप्रेजेंट कर लिए, अब बताइए कि इस सेल में रिएक्शन क्या हो रहा होगा, मतलब सेल रिएक्शन बताइए कि सेल में रिएक्शन क्या हो रहा होगा, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा सो आप बताओ, और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा सो बताओ। सारा कुछ आपसे पूछ दिया कि सेल रिएक्शन बताओ, एनोड पे रिएक्शन बताओ और कैथोड पे रिएक्शन बताओ। अरे सर क्या क्या पूछ दिए आप, कैसे हम बताएंगे, रुक जाइए दिखाते हैं आपको।
कभी भी सेल रिप्रेजेंट होगा तो इतना तो एकदम क्लियर है कि हमारा जो डबल स्लैश है दैट मीन्स ये साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साल्ट ब्रिज के लेफ्ट वाला जो भी पार्ट होगा, साल्ट ब्रिज के लेफ्ट वाला जो भी पार्ट होगा हमेशा कौन सा कंपार्टमेंट का होगा? एनोडिक कंपार्टमेंट का। मतलब ये जो हमेशा पार्ट होगा दैट इज द एनोडिक कंपार्टमेंट पार्ट। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। साल्ट ब्रिज के बाद वाला जो पार्ट होगा दैट इज ऑलवेज द कौन सा कंपार्टमेंट पार्ट दैट इज कैथोडिक कंपार्टमेंट पार्ट। तो कैथोडिक कंपार्टमेंट है मतलब इधर से हम लोग को रिडक्शन वाला एक्सप्रेशन आएगा, कैथोड मतलब रिडक्शन, तो इधर से रिडक्शन वाला इक्वेशन आएगा। ये एनोडिक कंपार्टमेंट मतलब इधर से कौन सा वाला इक्वेशन आएगा? ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोडिक कंपार्टमेंट है तो इधर होता है ऑक्सीडेशन, तो इधर से ऑक्सीडेशन वाला इक्वेशन आएगा। कैथोडिक कंपार्टमेंट है तो इधर होता है रिडक्शन, तो इधर से कौन सा वाला इक्वेशन आएगा? रिडक्शन वाला इक्वेशन आएगा। अब देखिए सिंपल, एनोडिक कंपार्टमेंट है, यहाँ पे कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu2+ में। मतलब यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में गया? +2, मतलब ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन वाला ही लिखना है। ये एनोडिक कंपार्टमेंट मतलब ये रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं एट एनोड, तो एनोड पे रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग, सिंपल है, आसान है। नाउ अगर एनोड पे लिखे हम लोग रिएक्शन, तो एनोड पे रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़? कॉपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में जा रहा है? +2, तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन है, तो लिखेंगे कॉपर कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। इट इज कन्वर्टिंग इनटू Cu2+ कौन से स्टेट में? एक्वस स्टेट में। कंसंट्रेशन छोड़ भी दें, हम लोग को सिर्फ रिएक्शन लिखना है, कंसंट्रेशन लिख देंगे तो और सही है हमारा, पर गलत नहीं। बट इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करेंगे, जैसे एक कॉपर है तो एक कॉपर, चलिए सही है। चार्ज अगर देखें तो रिएक्टेंट साइड में न्यूट्रल है तो प्रोडक्ट साइड भी न्यूट्रल करेंगे, तो इधर जीरो चार्ज, तो इधर जीरो करने के लिए इलेक्ट्रॉन का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे कॉपर पे +2 चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, तो +2, एक इलेक्ट्रॉन पे -1, 2 इलेक्ट्रॉन पे -2, +2 -2 जीरो हो गया हमारा, दैट मीन्स इधर भी जीरो इधर भी जीरो। तो ये रिएक्शन किस पे आ गया? एनोड पे। देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं? ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, किस में? +2 में, तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग लिखें दूसरा एक्सप्रेशन किस पे कि कैथोड पे कौन सा हमारा रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन है तो कैथोड, सिंपल लिख सकते हैं। तो कैथोडिक कंपार्टमेंट ये है, कैथोड में क्या हो रहा है? Ag+ किस में कन्वर्ट कर रहा है? Ag में कन्वर्ट कर रहा है, दैट मीन्स Ag+ दैट इन एक्वस स्टेट इज कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रल Ag दैट इन सॉलिड स्टेट। अरे यही तो दिख रहा है, Ag+ इज कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रल Ag सॉलिड स्टेट में ना हो। अब हम लोग फिर से एटम बैलेंस करेंगे, एक सिल्वर बैलेंस्ड है, चार्ज बैलेंस करेंगे, एक सिल्वर पे +1 चार्ज, इधर में जीरो, मतलब इधर में क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर देंगे, तो +1 -1 जीरो, इधर भी क्या हो गया? जीरो। तो ये हम लोग को कैथोड पे रिएक्शन पता चल गया। अब हम लोग को निकालना है ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो सेल के अंदर हो क्या रहा है? एक कैथोड पे रिएक्शन है, किस पे रिएक्शन? एनोड पे। जैसे अगर आपको याद होगा जिंक वाले के केस में लोग देखे थे कि Zn + Cu2+ इट वॉज कन्वर्टिंग इनटू Zn2+ और Cu, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन था। तो इससे हम लोग दो पार्ट में ब्रेक किए थे, एक हम लोग एनोड पे रिएक्शन, तो एनोड पे निकाले थे Zn गिव्स Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन, और एक निकाले थे कैथोड पे रिएक्शन मतलब Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। ठीक है, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन एनोड पे रिएक्शन, दूसरा कौन सा? कैथोड पे। तो अगर एनोड और कैथोड पे रिएक्शन पता है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो सेल रिएक्शन नहीं मिल जाएगा क्या? रिवर्स, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे कुछ यूं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का नंबर कैंसिल होना चाहिए, दोनों में इक्वल होना चाहिए। जैसे इस केस में देखेंगे तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। सिल्वर वाले में देखेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। मतलब इस इक्वेशन को, सेल के रिएक्शन को निकालने से पहले इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको पहले हम लोग पूरा इक्वेशन को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या चीज़ मिल जाएगा कि इस सेल में क्या रिएक्शन हो रहा है, सो हम लोग को मिल जाएगा आसानी से। आई बात समझ में? नाउ ठीक है, LHS को LHS के साथ, यहाँ पे कॉपर है, इसमें कुछ से मल्टीप्लाई नहीं किए तो कॉपर सॉलिड, प्लस यहाँ पे LHS में क्या है? Ag+, लेकिन कितना से मल्टीप्लाई? 2, दैट मीन्स 2Ag+, दैट इन विच स्टेट? एक्वस स्टेट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कितना से मल्टीप्लाई? तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो +2 इलेक्ट्रॉन हो गया LHS कंप्लीट। RHS में यहाँ पे क्या है? Cu2+ एक्वस, तो Cu2+ एक्वस प्लस कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका RHS, इसके RHS में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Ag सॉलिड। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल किए थे ताकि वो आसानी से कैंसिल हो जाए। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या बच गया? कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag+ एक्वस गिव्स Cu2+ एक्वस
प्लस 2Ag, ये बैलेंस्ड भी आ गया और ये आ गया टोटल। दिस इज आवर ओवरऑल सेल रिएक्शन। होप आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे हम लोग सेल के रिएक्शन को लिखते हैं, कैसे नहीं लिखते हैं, कैसे सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, और सेल के रिप्रेजेंटेशन में से एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा, कैसे लिखेंगे कैथोड पे, ये सब अगर आपको लिखने नहीं आएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये सब हम लोग को सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। कैसे एनोड पे रिएक्शन लिखेंगे, कैसे कैथोड पे रिएक्शन लिखेंगे, एज वेल एज सेल के रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, यही सब क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं। ओके, अब आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो ये सब सेल रिएक्शन लिखना, सेल रिप्रेजेंट करना, सेल रिप्रेजेंटेशन से पहचानना कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है, किस पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ओवरऑल सेल पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब अगर आपको नहीं आएगा फिर आगे आप किसी भी सेल का पोटेंशियल ये सब कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो इन सब पे हम 2-4 और प्रॉब्लम आपको करवाते हैं, देन आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। एक सेल है आपका, Zn2+ आयन, और ये जिंक का रॉड। ऑब्वियसली जिंक का है तो आयन है तो जिंक का ही रॉड होगा। कंसंट्रेशन इज समथिंग C1, एल्युमिनियम का कोई साल्ट है और ये एल्युमिनियम का रॉड, इसका कंसंट्रेशन समथिंग इज C2। वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिए, इस टाइप से साल्ट ब्रिज भी जुड़ा हुआ है। साल्ट ब्रिज नहीं भी डिनोट कर मतलब समझना है कि साल्ट ब्रिज है, ठीक है, ऐसा नहीं गलत रिप्रेजेंट। आपको इसमें बताना है सेल रिप्रेजेंटेशन, ओवरऑल सेल में कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा, सो सेल रिएक्शन। एंड थर्ड वन, इस सेल का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा, सेल पोटेंशियल मतलब ईएमएफ, ठीक है। ये तीनों का एक्सप्रेशन आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, इसको लिखते हैं। पहले तो आप पॉज करके खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। पहले तो फर्स्ट सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट से हमेशा स्टार्ट करते हैं। सबसे लेफ्ट में है जिंक, दैट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे जिंक रॉड है मतलब सॉलिड स्टेट में, सिंगल स्लैश, क्योंकि यहाँ सॉलिड से फिर लिक्विड स्टेट में आ गया, एक्वस स्टेट में। देन Zn2+ कौन से स्टेट में, एक्वस स्टेट में, कंसंट्रेशन इज C1। नाउ डबल स्लैश क्योंकि साल्ट ब्रिज आ गया, क्लियर। नाउ देयर इज Al3+, एल्युमिनियम का सॉल्ट, तो Al3+, अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो एक्वस स्टेट में, कंसंट्रेशन इज C2। देन अगेन सिंगल स्लैश एंड एल्युमिनियम सॉलिड, क्यों, एक्वस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो फेज चेंज हो रहा है, ठीक है। ये आसान था, सबसे आसान पार्ट। अब हम लोग को लिखना है सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन लिखने के पहले हम लोग को एनोड पे और कैथोड पे दोनों का रिएक्शन पता होगा। तब जब तक नहीं पता होगा तब तक हम लोग सेल रिएक्शन नहीं लिख सकते, क्योंकि वही दोनों तो रिएक्शन को ऐड करके हम लोग सेल रिएक्शन लिखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं रिएक्शन एट एनोड, कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है। नाउ हम आपको भी बता चुके हैं, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑलवेज रिप्रेजेंट एनोडिक कंपार्टमेंट। एनोडिक कंपार्टमेंट मतलब ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन वाला हमेशा यहाँ से लिखेंगे। तो इधर में क्या चीज़ है हमारा, जिंक। तो जिंक सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू किस चीज़ में, Zn2+ एक्वस स्टेट। बैलेंस करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए एटम भी बैलेंस हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो चुका है। तो दिस इज द रिएक्शन एट एनोड लिखा गया हमारा। सेकेंड है हमारा कैथोड पे रिएक्शन, क्योंकि ये नहीं लिखेंगे तो फिर हम लोग को सेल रिएक्शन कैसे मिलेगा। तो नाउ कैथोड मतलब साल्ट ब्रिज के बाद वाला, क्योंकि वो हमारा उधर वाला कंपार्टमेंट को डिनोट करता है। तो राइट वाला में, तो ये हमारा हो गया कैथोड। Al3+ इज कन्वर्टिंग इनटू Al मतलब Al3+ इन एक्वस स्टेट कन्वर्टिंग इनटू एल्युमिनियम न्यूट्रल सॉलिड स्टेट। अब देखिए एल्युमिनियम पे +3 चार्ज, उधर में 0 करना है, तो इधर में कितने इलेक्ट्रॉन का एडिशन, 3 इलेक्ट्रॉन का एडिशन। ये हमारा फिर से एटम भी बैलेंस हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो एनोड और कैथोड दोनों पे तो हम लोग रिएक्शन लिख चुके हैं। अब हम लोग को निकला है क्या चीज़, सेल रिएक्शन। तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा सेल रिएक्शन। क्या मिलेगा हम लोग को, ओवरऑल सेल रिएक्शन।
लेकिन इन दोनों को ऐड हम तभी करेंगे जब इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल कर लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल नहीं करेंगे तो फाइनल रिएक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होगा। इधर में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इधर में कितना इलेक्ट्रॉन 3, तो दोनों तरफ क्या कर दो आप 6 इलेक्ट्रॉन कर दो, ठीक है, तभी तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस पूरे रिएक्शन को क्या कीजिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे रिएक्शन को आप क्या कीजिए कि 3 है तो हमारा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और तब ऐड कर दीजिए। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS के साथ 3 टाइम्स जिंक सॉलिड प्लस इसका LHS भी इसके साथ ऐड हो जाएगा, मतलब यहाँ कितना 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम्स Al3 प्लस यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन Al3 प्लस ऑब्वियसली इन एक्वा स्टेट गिव्स। इधर में क्या चीज़ है Zn2 प्लस कितना से मल्टीप्लाइड 3 से, तो 3 टाइम्स Zn2 प्लस एक्वस कितना इलेक्ट्रॉन 2 × 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इधर में हमारा क्या चीज़ है एल्युमिनियम कितना से मल्टीप्लाइड 2 से, तो प्लस 2 टाइम्स एल्युमिनियम सॉलिड। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम लोग इक्वल किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल सिलेक्शन क्या बच गया, तो 3 टाइम्स थ्री टाइम्स जिंक सॉलिड प्लस 2 टाइम्स Al3 प्लस इन एक्वा स्टेट गिविंग 3 टाइम्स ऑफ Zn2 प्लस इन एक्वा स्टेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल्युमिनियम सॉलिड। दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन। क्लियर, समझ में आई बात। तो दूसरा आंसर भी हम लोग को मिल चुका है। नाउ थर्ड इज सेल पोटेंशियल। सेल के पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे, नाउ ई नॉट सेल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, कोई सा भी सेल पोटेंशियल लिखना उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ई सेल पोटेंशियल ऑलवेज क्या होता है, तो मैं आपको भी बताया हूँ, इट इज़ द ई नॉट रिडक्शन, या मतलब ई नॉट निकालते तब ना ई नॉट वाला, इट इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। आपको बताया जा चुका है अभी, ठीक है, क्योंकि कैथोड हायर पोटेंशियल पे, एनोड लोअर पोटेंशियल पे। नाउ कैथोड क्या है बेसिकली आपका, तो कैथोड इज एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल मतलब +3 से 0 में, तो इट विल बी Al3 + 2Al मतलब +3 से 0 में, ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एल्युमिनियम जो कि कैथोड है हमारा, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड क्या है हमारा जिंक Zn से Zn2+ लिखेंगे तो वो तो आ जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लिखना कौन सा है रिडक्शन पोटेंशियल मतलब Zn2 + 2 Zn, तो Zn2 + 2 Zn, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसका वैल्यू अगर पता रहता तो हम लोग पुट कर देते तो सेल का पोटेंशियल भी निकल जाता। होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। आसान सा चीज़ है, हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा 2-4 लिख करके, तब आपको एकदम समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में, चलिए ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी दिया हुआ है दूसरा इधर में दिया हुआ है, सपोज कीजिए आप कॉपर 2+ और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है C1 और ये हो गया कॉपर का इलेक्ट्रॉन। इधर में दिया हुआ है आपको Ag+ और इसका आपका हो गया Ag का इलेक्ट्रॉन। सारा कुछ लिखना है, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल, तीनों चीज़। सेल रिप्रेजेंटेशन इधर से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कॉपर, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन है सॉलिड स्टेट में /Cu2+ एक्वा स्टेट में, कंसंट्रेशन इज C1, तो कंसंट्रेशन C1 / क्योंकि साल्ट ब्रिज आ गया। देन Ag+ फिर से इलेक्ट्रोलाइट है, दैट मीन्स एक्वा स्टेट में कंसंट्रेशन C2 होगा, ठीक है। फिर से इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड स्टेट में, देन हमारा फिर से मेटल आ गया सॉलिड स्टेट में, हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। सबसे आसान तो यही है,
सेल रिएक्शन आसानी से लिख सकते हैं। एनोड पे रिएक्शन लिखिए, तो एनोड पे रिएक्शन, तो एनोड पे होता है हमारा साल्ट ब्रिज के पहले वाला एनोड। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, कॉपर, तो कॉपर सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2+, कौन सा है स्टेट में, एक्वस स्टेट में। बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तब हमारा एटम भी बैलेंस हो गया, आयन भी बैलेंस हो गया। कैथोड पे रिएक्शन लिखिए, तो कैथोड होता है साल्ट ब्रिज के बाद वाला, मतलब Ag+ है। Ag+ किस में मूव कर रहा है, हमारा एक्वस स्टेट में है। Ag+ किस में मूव कर रहा है, न्यूट्रल Ag में, मतलब एक पे एक प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेगा, तो न्यूट्रल Ag में ये कन्वर्ट कर जाएगा हमारा। नाउ ये हो गया कैथोड पे रिएक्शन। ओवरऑल हम लोग को लिखना है क्या चीज़, सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन कैसे निकलेंगे, तो हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने के टाइम ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होना चाहिए। इधर में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर में 1 ही है। क्या कर देंगे इसको, कितना से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। नाउ अब देखिए लिख दीजिए, इधर में कॉपर इन सॉलिड स्टेट, इधर में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स Ag+ इन सॉलिड स्टेट, प्लस कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर में प्लस इलेक्ट्रॉन, वो अल्टीमेटली कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि हम लोग इक्वल कर ही चुके हैं, तो लिखने का जरूरत नहीं है। इधर में क्या है, Cu2+, तो Cu2+ इन विच स्टेट, एक्वस स्टेट, इधर में 2 टाइम्स Ag, तो 2 टाइम्स Ag सॉलिड, दिस इज द सेल रिएक्शन। थर्ड इज सेल पोटेंशियल, तो सेल पोटेंशियल फिर से ई सेल इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू इनॉट रिडक्शन, या इनॉट सेल ही निकाल लो आप, मेरे से इनॉट लिखा जाता है, इनॉट रिडक्शन ऑफ C, मतलब कैथोड माइनस इनॉट रिडक्शन ऑफ A, दैट मीन्स अनोड होगा। क्लियर। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड का रिडक्शन लिखना है, मतलब +1 से 0, ये रिडक्शन वाला, ठीक है, मतलब इनॉट Ag+ to Ag, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड पे रिएक्शन हो रहा है Cu से Cu2+, तो ये लिख देंगे, ये से ये तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो उल्टा कर दो, दैट मीन्स इनॉट Cu2+ to Cu, दिस इज द रिडक्शन वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आसानी से पोटेंशियल निकाल लेंगे। क्लियर, आई बात समझ में, होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो आज का लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसमें आपको सारा कुछ समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, सेल पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेल पे रिएक्शन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये सब सारी बातें आपको समझ में आई होगी। हम आपको सेल का डायग्राम दे दिए, तब आपसे सेल रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहे थे, कहीं पर ऑलरेडी सेल का रिप्रेजेंटेशन ही लिखा हुआ रहेगा, तब आप सेल नहीं ड्रॉ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये हमारा डबल स्लैश, उसको ले लेंगे बीच में साल्ट ब्रिज, लेफ्ट वाले को इधर ड्रॉ कर देंगे, राइट वाले को इधर ड्रॉ कर देंगे। क्लियर, तो आसानी से हम लोग सेल का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सेल के रिप्रेजेंटेशन से सेल का रिएक्शन भी लिख सकते हैं, एनोड कैथोड पे रिएक्शन लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ध्यान हमेशा यही रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होना चाहिए, और सेल का पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। हमेशा क्या होता है, हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं डिफरेंट में, लेकिन हम लोग इसी फॉर्मूला को हमेशा याद रखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल है। आगे 3-4 इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कभी ऑक्सीडेशन वाले में, इसको कभी ऑक्सीडेशन, ये वो कुछ उतना ध्यान नहीं रखना है, सिंपली ये ध्यान रखना है कि सेल पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, बिकॉज कैथोड इज एट हाइयर पोटेंशियल एंड एनोड इज एट लोअर पोटेंशियल, और हम लोग हमेशा कौन सा कंसिडर करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, चाहे वो हमारा कैथोड हो एनोड हो, से मतलब नहीं है, दिया हुआ रहेगा कोई भी तो उसका रिडक्शन निकाल लेंगे हम लोग अपोजिट करके उसको। ठीक है, आई बात समझ में, तो होप ये सब सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो हम लोग सारा कुछ ये सब देख चुके हैं, कैसे कैसे हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं करते हैं, साल्ट ब्रिज ये सब के बारे में भी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल को कैसे मेजर करते हैं, कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब कौन कब कैथोड बनेगा, एनोड बनेगा, ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग तभी लगेगा जब आपको पीछे की चीज़ें आती रहेंगी, पीछे की चीज़ें तभी आएंगी जब ध्यान से आप पढ़ोगे, साथ में उसको रिवाइज भी करते चलोगे। ओके, थैंक यू सो मच।